नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप खासा सर पे। दोस्तों, जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है DMER एग्जाम के लिए यानी स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग एक और बेहतरीन क्लास रहने वाली है और अच्छे क्वेश्चन है लेवल के। और जो एक्सप्लेन करता हूं मैं वो तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिए होंगे। यानी 8 से 10 क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन से हम कम 100 से 120 क्वेश्चन यानी आंसर से निकालते हैं। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्जाम है, आपको क्लास मिलती रहेगी। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि 15 दिन में 15 क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चाहे कोई भी बुक हो तो लगातार मेहनत करने से सफलता मिलेगी। तो आज के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भी स्क्रीन पे लगा देता हूं। आज का नॉर्थ के यूनिवर्सिटी यानी नॉर्थ के विश्वविद्यालय किस जिले में है? नॉर्थ के विश्वविद्यालय पूछा गया। नॉर्थ के विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्थ के विश्वविद्यालय किस जिले में? रोहतक, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम। तो नॉर्थ के विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? ये गुरुग्राम के अंदर रहेगा। गुरुग्राम में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्थ के विश्वविद्यालय का रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में कौन सा रहेगा? बीडी शर्मा विश्वविद्यालय। और कौन सा रहेगा रोहतक में? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ये भी कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज भी कहाँ है? वो भी रोहतक के अंदर रहेगा, जो 1926 में बनाया गया है। और क्या क्या पूछे जा सकते हैं? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? देखो, मैंने पिछले 2 क्लास कराई, उसमें लगभग विश्वविद्यालय करवा भी दी है, लेकिन जो रह गए हैं ना वो इस क्लास के अंदर हम कर लेते हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा? ये मीरपुर रेवाड़ी के अंदर ये विश्वविद्यालय रहेगा। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर रहेगा। और कौन सा? राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ रहेगा? राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र ये कहाँ रहेगा? ये मानेसर यानी गुरुग्राम के अंदर रहेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में भी उम्मीद है पूछा जाएगा। ठीक है। और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के अंदर रहेगा भाई। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। कब बनाया गया था? तो ये 2013 के अंदर बनाया गया, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है। और कौन सा रहेगा आपका? हरियाणा का प्रथम कॉलेज मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय का रहेगा, सिरसा के अंदर रहेगा। शोध के अंदर पूछा जाए तो मानेसर के अंदर, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो मीरपुर के अंदर, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर, बीडी शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर नॉर्थ के पूछा गया था, ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय वो कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा भाई मुरथल कानपुर सोनीपत में रहेगा। कौन सा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए तो जयंत पाली महेंद्रगढ़ में, केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक और यहाँ पे पूछा जा सकता है भारतीय रक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? बिनोला गुरुग्राम के अंदर रहेगा। केंद्रीय में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके आप जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया था? यानी किस जिले से झज्जर जिले को निकाला गया था, यानी किस जिले को टुकड़े करके झज्जर जिले को बनाया गया था? कब बनाया गया था ये पूछा है। करनाल से 1993 में, गुरुग्राम से 1996 में, रोहतक से 1997 में, भिवानी से 1994 में। यानी झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तो इसमें 1997 एक ही है, 1997 कौन सा रहेगा? रोहतक जिले से।
रोहतक जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था? तो झज्जर जिला बनाया गया था। कब? 1997 के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ 22 के 22 जिले, डेट भी आपको याद हो जाएगी और कौन सा जिला कब बना वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने जिले थे? तो 7 जिले थे हरियाणा गठन के समय, यानी 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे सर जी? 7 जिले थे। 7 जिले कौन कौन से थे? गुरुग्राम, ट्रिक बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, घर जेके में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, ठीक है, रोहतक, जींद, घर जेके में, करनाल और महेंद्रगढ़। ये जिले कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को बने थे। इसके बाद में देखो ये 7 जिले बने थे, उसके बाद 15 जिले और भी बने। वो कौन कौन से बने हैं? देखो 22 दिसंबर, आपको याद हो जाएंगे, 22 दिसंबर 1972 को कौन से जिले बने? सोनीपत और भिवानी। अब स्टाफ नर्स का पेपर है तो आप याद कर सकते हो, भिवानी वाली स्टाफ नर्स सोनिका का बर्थडे कब है? 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। उसके बाद में 1 महीने के बाद में लगभग 23 जनवरी, 1 महीना लगभग मान के चलो, 1973 को कौन सा जिला बनता है? कुरुक्षेत्र। याद हो जाएगा आसानी से, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में देखो 1975 के अंदर कौन सा जिला बनता है? 26 अगस्त भी मिल सकता है आपको, 26 अगस्त 1975 भी मिल सकता है, और 1 सितंबर 1975 भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस समय कौन सा जिला बना था? 1975 में सिरसा जिला बना था, सिरसा जिला बना था। ऑफिशियल डाटा की बात करें तो 1 सितंबर आएगा, लेकिन बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया अगस्त 1975 कौन सा जिला बना था? सिरसा। उसके बाद में कौन सा जिला बनता है? उसके बाद में जिला बनता है 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बनता है। इसके 10 साल बाद में 1 नवंबर 1989 को कौन से जिले बने थे? 4 जिले बनते हैं। हरियाणा के ऊपर क्या हुई थी? कृपा कहते हैं, ट्रिक रहेगी कृपा, ठीक है। के से कैथल, आर से रेवाड़ी, ठीक है, पी से पानीपत, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ था। वाई से यमुनानगर, यमुनानगर रहेगा। देखो 1989 में 4 जिले बने, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। फिर 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बनता है, पंचकुला जिला, ठीक है। फिर 15 जुलाई 1997 को कौन से जिले बने थे? फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर जिले बने थे। फतेहाबाद और झज्जर 1997 में बने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झज्जर जिला किस जिले से अलग हुआ था? रोहतक से। कब बना था? 1997 में। 1997 में एक ही ऑप्शन में है, वो रोहतक के साथ में रहेगा, तो हमारा सही कौन सा रहेगा? 1997 में रोहतक जिले से कौन सा जिला अलग हुआ था? झज्जर। फतेहाबाद की बात करती है, किस जिले से अलग हुआ था? ये हिसार से अलग हुआ था, ठीक है। कितने जिले हो गए हमारे? 7 ही हो गए। फिर 8, 9, 10, 11, 12 और 4 16 अरे 17, 18, 19, 3 जिले रह गए। 3 जिले कौन कौन से रह गए? उसके बाद देखो, उसके बाद बनता है 5 अप्रैल 2005 को कौन सा बनता है? मेवात। 5 अप्रैल 2005 को कौन सा बनता है? मेवात। एक बार डेट चेक कर लेता हूं। 4 अप्रैल है दोस्तों, 4 अप्रैल 2005 को कौन सा जिला बना? मेवात, ठीक है। फिर उसके बाद 15 अगस्त 2008 को पलवल, और 16 नवंबर 2016 को कौन सा जिला बनता है? नवनिर्वाचित जिला चरखी दादरी, चरखी दादरी। ये जिले बनते हैं हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिले। यानी मैं फिर एक बार फिर बताता हूँ, 1 नवंबर 1966 को कौन सा जिला था?
1 नवंबर 1966 को 7 जिले में थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, मेंदरगढ़। ट्रिक क्या रहेगी हमारा घर जेके में, ठीक है। फिर 22 दिसंबर 1972 को कौन से जिले बने, सोनीपत और भिवानी, ठीक है। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, और 26 अगस्त 1975 को कौन से जिले बने, सिरसा, एकमात्र जिला सिरसा बना। 1 सितंबर भी आ सकता है, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद। फिर 15 अगस्त इधर चलते हैं, 1 नवंबर 1989, यानी 10 साल बाद में 4 जिले बनते हैं। हरियाणा की क्या होती है, कृपा होती है, तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला 5, 15 अगस्त 5, फिर 1995 5 पंचकुला, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर, और 4 अप्रैल 2005 को मेवात बनता है, और 15 अगस्त 2008 को पलवल, इसमें भी 5 है, और पलवल में भी पै आ गया 5 से, ठीक है। 16 नवंबर 2016 को कौन सा जिला बनता है, चरखी दादरी जिला बनता है। नवनिर्वाचित जिला पूछ लिया गया बहुत बार, कौन सा जिला है, तो ये रहेगा चरखी दादरी। अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा जिला रहेगा वर्तमान में सिरसा, और सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा वर्तमान में, तो फरीदाबाद रहेगा। लेकिन हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो हिसार, और सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद था। हर्ट ऑफ हरियाणा, दूध नगरी किसे कहते हैं, जींद को कहते हैं। वन नगरी, संतों की नगरी, ठीक है, वो किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। सरस्वती नगर भी सिरसा को कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में कितने मंडल है और कौन सा जिला किस मंडल में आएगा, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। एनसीआर का गठन कब हुआ था, एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं, वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। यानी हरियाणा में वर्तमान में पूछे तो कितने मंडल रहेंगे, हरियाणा में वर्तमान में रहेंगे 6 मंडल भी। हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल है, 6। और कौन सा जिला किस मंडल में आता है, वो देखो आसानी से याद हो जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। लेकिन मंडल की बात करें तो हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो 6 रहेंगे। 6 कौन कौन से हैं, पहले लिख देता हूं गुरुग्राम, जैसे मैंने वीडियो बना रखी है पहले, वो आप देख सकते हो। गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक और करनाल। यानी ये क्या हो गए, 6 मंडल हो गए। गुरुग्राम में बात करें तो गुरुग्राम में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं गुरुग्राम मंडल में। कौन कौन सा, गुरुग्राम, ठीक है, मेंदरगढ़ और रेवाड़ी। इसके बाद में हिसार की बात करें, हिसार में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं 4 जिले, इसमें हिसार रहेगा, फतेहाबाद और जींद और सिरसा। अब फरीदाबाद में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। अंबाला में 4 जिले आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये किस में आते हैं, ये आते हैं अंबाला मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। और रोहतक की बात करें, रोहतक में 5 आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। अब कौन सा बच गया हमारा, करनाल, के भी याद रख सकते हो, करनाल, कैथल और पानीपत। ये हमारे हो गए कितने, 22 जिले। गुरुग्राम में कितने आए, 3, फिर हिसार में 4, और फरीदाबाद में फिर 3 आ गए, और अंबाला में 4, रोहतक में 5, और करनाल में कितने आ गए, 3। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जिले किस मंडल में आते हैं, तो सबसे अधिक जिले किस मंडल में आएंगे, तो वो आएंगे रोहतक मंडल में। कितने आएंगे, 5। देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, यानी 22 जिले हमारे 6 मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ी वीडियो भी चेक कर लेता हूँ, सही बन रही है। तो यानी कितने जिले आते हैं, 22 जिले 6 मंडल के अंदर आते हैं। अब मैंने आपको मंडल तो करवा दिए, लेकिन आपको एक ध्यान और रखना है, एनसीआर में कितने जिले आते हैं हरियाणा के। अगर आपको मंडल याद है ना, तो एनसीआर आपको चुटकी में याद हो जाएगा। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो एनसीआर का गठन कब हुआ था, ऊपर लिख देता हूं, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसका गठन कब हुआ था, 1985 के अंदर गठन हुआ था। और कितने जिले आते हैं टोटल,
जिले की बात करूं तो 14 हरियाणा के आते हैं और 8 यूपी के आते हैं और 2 राजस्थान के आते हैं। कितने हो गए, यानी 24 जिले एनसीआर में आते हैं। पूरे भारत के 24 जिले एनसीआर में आते हैं। लेकिन हरियाणा के कितने जिले आते हैं, हरियाणा के तो सर जी 14 जिले आते हैं। लेकिन राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कितने आते हैं, 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। और यूपी की बात करूं तो यूपी कितने जिले आते हैं, यूपी के आते हैं भाई 8 जिले आते हैं यूपी के। हमारे लिए हरियाणा वाले इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टाफ नर्स के एग्जाम में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 14 जिले हरियाणा के सर जी कौन से आते हैं, हमें तो याद नहीं होगा, आपको बस मंडल याद है तो एनसीआर भी याद हो जाएगा। गुरुग्राम जिले ने इसके तीनों के तीनों जिले किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। गुरुग्राम मंडल के तीनों के तीनों जिले एनसीआर में आते हैं। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, 3 तो याद हो गए। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं तो फरीदाबाद के तीनों जिले है ना, ये भी एनसीआर में आते हैं। यानी 3 और 3 6 तो हो गए, 6 हो गए फरीदाबाद मंडल के तीनों जिले और गुरुग्राम मंडल के कितने 3 जिले एनसीआर में आते हैं। फिर बात करूं रोहतक के पांचों जिले किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। रोहतक के पांचों जिले एनसीआर में आते हैं। कितने हो गए, 11 हो गए। यानी रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। अब बच गए 11, बच गए 3 सर जी, 3 कौन से रहेंगे, हिसार जिले का जो जींद है ना, जींद किसमें आता है, एनसीआर में आता है। यानी कितने हो गए, 12 हो गए सर जी। अब 2 और बच गए, करनाल मंडल के 2 जिले, करनाल मंडल के करनाल और पानीपत 2 जिले किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। सर जी कितने हो गए, तो 14 जिले हो गए। यानी गुरुग्राम मंडल के सारे जिले, फरीदाबाद मंडल के सारे जिले और रोहतक मंडल के सारे जिले किसमें आते हैं, एनसीआर के। फिर हिसार मंडल की बात करूं तो हिसार मंडल का एक जींद एकमात्र जो जिला है वो एनसीआर में आता है। और फिर करनाल मंडल के 2 जिले, करनाल और पानीपत एनसीआर में आता है। तो आपका एनसीआर भी कंप्लीट हो गया, मंडल भी कंप्लीट हो गया और कौन सा जिला कम है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन कर लिए। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। एक बार फिर ये वीडियो रिपीट करके थोड़े देख लेना, आपके सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैं आपको करवाने को तो ये भी करवा सकता हूँ कि यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, लेकिन वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, हरियाणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ। यानी दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है जिसका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ। आप आसानी से पूछ सकते हो, जिन्होंने आज के समय में बात करें धमाल मचा रखा है। पंजाब में एक तरफा जीत जिस पार्टी की हुई उसके संस्थापक कौन है, तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है। हमारे लिए गर्व की बात है, दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम कर रहा है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म हुआ है अभी शिवानी पहले ही हिसार में आती थी, लेकिन पूरा जो पहले बुकें थी वो आपको हिसार बताई, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ है, शिवानी जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो इनका जन्म भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, शिवानी के अंदर। ठीक है, और इनकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई कहाँ से हुई थी, इनकी हिसार से पढ़ाई हुई थी। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी, हिसार से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, पढ़े लिखे इंसान है। एक तरफा जीत दिल्ली में इन्होंने की थी, और दिल्ली में एक तरफा जीतने के बाद भी फिर ये कहाँ जीते हैं, पंजाब में भी इनकी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बहुत अच्छा शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन श्री जिंदल का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ। देखो क्वेश्चन सेम का सेम है, ये मत पूछना सर ने श्री जिंदल का दिया। ओम प्रकाश जिंदल पूछा भी, इसमें ओम प्रकाश जिंदल ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ओम प्रकाश जिंदल का जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश जिंदल का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार में। इन्हीं के कारण हिसार को क्या कहा जाता है, स्टील सिटी भी। स्टील सिटी किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। मैग्नेट सिटी किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। हिसार एक प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। यानी इनका संबंध कहां से रहेगा, हिसार से। इनके बेटे नवीन जिंदल जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं कुरुक्षेत्र से, तो इनका संबंध की बात करते हैं, इनका संबंध भी कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी 2002 को भारत के प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार किसने दिलाया था, 26 जनवरी 2002 को नवीन जिंदल ने दिलवाया था। और इनकी पत्नी सालू जिंदल
सालुजिंदल कुचिपुड़ी डांसर रहेगी, कुचिपुड़ी डांसर। राष्ट्रीय स्तर की कुचिपुड़ी डांसर कौन है? सालुजिंदल रहेगी। आपसे और भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिसार से, जैसे हरियाणा का प्रथम राजकीय कवि मैंने बहुत बार बताया है उदय भानु हंस का संबंध विकास है हिसार से। अनिता कुंडू, प्रभाता रोई, अनिता कुंडू 2 बार यानी लगातार 3 बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। तो प्रभाता रोई इनका संबंध कहाँ रहेगा? कहां से रहेगा? फरीदपुर गांव हिसार से इनका संबंध रहेगा, फरीदपुर गांव से। अब मांडवी गर्भ, मांडवी गर्भ ब्लाइंड प्रभाता रोई, प्रभाता रोई इनका संबंध कहां से है? हिसार से रहेगा। शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली लड़की कौन से? शिवांगी पाठक। इनका संबंध कहां से है? हिसार से रहेगा। यानी आपसे क्या पूछा गया था? ओम प्रकाश जिंदल, ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? हिसार में। इन्हीं के कारण हिसार का क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। नवीन जिंदल का भी संबंध कहां से? हिसार से रहेगा। सालू जिंदल का संबंध भी हिसार से रहेगा। अनिता कुंडू फरीदपुर हिसार से, क्योंकि ये पर्वत आरोही है, इनका जो संबंध है वो फरीदपुर गांव हिसार से रहेगा। मांडवी गर्ग ब्लाइंड पर्वतारोही इनका संबंध भी कहां से? हिसार से है। शिवांगी पाठक इनका संबंध भी हिसार से है। अनिता कुंडू से पर्सनली मिले भी थे, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी बताई थी। यानी इनके पापा की जो डेथ थी बचपन में हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। और आज बात करें तो ये हरियाणा पुलिस में शायद सब इंस्पेक्टर के पद पर भी है। बहुत अच्छे, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे इंसान है। मोटिवेशन के अंदर पूछो मत, इतना मोटिवेशन भरा हुआ है इस महिला के अंदर, बहुत अच्छे है। कभी टाइम मिले तो कभी भी इनकी स्टोरी पढ़ना। जिन बच्चों के पास आज के समय में सोर्स है भी हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, वो अगर नहीं पढ़ता तो वो अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये आज बात करते विश्व की सबसे बेस्ट पर्वतारोही में आती है अनिता कुंडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थोड़ा पानी में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाल लेता हूँ, स्क्रीन पे भी लगा देंगे। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध, रणदीप हुड्डा इस जिले से संबंध रखते हैं। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध रखते हैं? ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, इनका संबंध किस जिले से है? तो रोहतक से रहेगा। सुभाष घई, सुभाष घई का संबंध भी कहां से है? रोहतक से रहेगा, निर्माता और निर्देशक। ठीक है, और किस किस का संबंध? हिसार से बात करूं तो हिसार से मैंने यशपाल शर्मा का संबंध बहुत बार बताया। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से है? यशपाल शर्मा, इनका संबंध भी कहां से है? इनका संबंध हिसार से रहेगा। रुपेंद्र हांडा, रुपेंद्र, इनका जन्म कहां से है? इनका जो संबंध वो कहां से रहेगा? सिरसा से रहेगा, सिरसा से रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, या आपसे पूछा जाए ओमपुरी और गजल गायक जोराबाई, इनका संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। ठीक है, यानी रणदीप हुड्डा का संबंध आपसे पूछा गया है। हुड्डा नाम आते आपको किसके साथ जाना है? रोहतक के साथ। सुभाष घई का संबंध भी कहां से? रोहतक से। सोनू निगम का पूछा जाए ना तो वो फरीदाबाद से रहेगा। राजकुमार राव, राजकुमार राव, इसका आप कमेंट करके बता देना। बहुत बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राजकुमार राव का संबंध कहां से है? मैंने पिछली वीडियो में बताया वेद गांधी का संबंध भी कहां से है? वेद गांधी का यमुनानगर से रहेगा। सुनील दत्त का भी बताया था मैंने, सुनील दत्त का भी कहां से है? यमुनानगर से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप कमेंट करके बताओ, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? बार्शी गेट, फिरोज शाह पैलेस, शेख चिल्ली का मकबरा, गुजरी महल। यानी कौन सा स्मारक हिसार जिले के अंदर नहीं है? बार्शी गेट या बर्शी गेट की बात करो तो ये कहां रहेगा? ये रहेगा भाई आसी के अंदर। बर्शी गेट कहां रहेगा? आसी के अंदर। और किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा गेट बनवाया था?
तो बर्सिकेट बनाया था, यह कहा रहेगा 80 के अंदर। 80 के अंदर असीरगढ़ का किला भी है, असीरगढ़ का किला ये किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? तलवारों का किला, तलवारों का किला कहा जाता है। और 80 को जॉर्ज थॉमस ने 1797 को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। और 80 से 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था ना, उस समय यहाँ का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लाला हुक्मचंद ने, लाला हुक्मचंद ने नेतृत्व किया था। और बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने गोवाना का किला भी बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा? गोवाना का किला, गोवाना का किला। पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध भी हुए थे, तराइन के युद्ध 1191 और 1192 में। किसके साथ हुए थे? मोहम्मद गोरी के साथ में हुए थे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से युद्ध में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिश करूंगा जैसे ही टाइम निकल के हरियाणा के जितने भी युद्ध हुए हैं एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या था? बर्सिकेड का आया 80 के अंदर रहेगा। जॉर्ज थॉमस ने 1797 को अपनी राजधानी 80 को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बर्सिकेड बनाया था। असीरगढ़ का किला कहा रहेगा, ये भी 80 के अंदर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, जिसे तलवारों का किला कहा जाता है। गोवाना किला ये किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। गोवाना की जलेबियां पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध रहेगी। 1857 क्रांति में 80 का नेतृत्व किसने किया था? लाला हुक्मचंद ने किया था। यानी हिसार के अंदर कौन सा स्मारक नहीं है? तो शेख चिल्ली का मकबरा हिसार के अंदर नहीं रहेगा, शेख चिल्ली का मकबरा। फिरोज शाह पहले शाहजहां वो हिसार के अंदर रहेगा, ठीक है। गुजरी महल भी हिसार के अंदर है। तो शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा ये कहाँ रहेगा? ये थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। किसने बनवाया था? तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने अपने गुरु शेख चिल्ली के लिए यह मकबरा बनवाया था। तो यानी दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे, इन्होंने अपने गुरु के लिए कौन सा मकबरा बनाया था? शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को। अगर हरियाणा का द्वार गेट आ जाए ना, हरियाणा का द्वार, प्रमुख द्वार यानी द्वार गेट आ जाए तो कौन सा शहर रहेगा? बहादुरगढ़। यानी दिल्ली से जब आते हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ आता है। तो हरियाणा का द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? समुद्र का संसार किसकी रचना हुई? बताओ समुद्र का संसार किसकी रचना? बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। समुद्र का संसार, समुद्र का संसार किसकी रचना है? समुद्र का संसार। इसमें ऑप्शन देखो कौन कौन से समुद्र संसार में। देखो भूतराज राजकुमार अत्रे, अशोक भाटिया, निश्चल दत्त। तो समुद्र का संसार किसकी रहेगी? अशोक भाटिया, अशोक भाटिया। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सबसे पहले पुरस्कार किसे दिया गया था? अशोक भाटिया को 1991 के अंदर। किस रचना के लिए? समुद्र का संसार की रचना के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। किसको? अशोक भाटिया को, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका पूछी जाती है, हरियाणा साहित्य अकादमी पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा, हरिगंधा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? यानी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नारनौल में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो हरियाणवी, अहिरवती, भिवानी और मेवाती। तो ये कौन सी रहेगी? अहिरवती, अहिरवती। किस जिलों में ये लोकप्रिय है? तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ का ही जो मुख्यालय रहेगा नारनौल,
तो यहाँ पे कौन सी बोली या भाषा लोकप्रिय रहेगी? तो अहिरवती रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी, मैंने बता दिया आपको। 9 मई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? यानी 9 मई 1907 को किसे गिरफ्तार किया गया था? 9 मई 1907 को किसे गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने बर्मा जेल भेज दिया था? तो कौन थे? बर्मा जेल भेज दिया था, बर्मा जेल। तो लाला लाजपत राय, लाजपत राय को कहां भेज दिया था? बर्मा जेल में भेज दिया था। लेकिन इनकी लोकप्रियता देखते हुए अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लोग अंग्रेज डर गए थे। इनकी लोग खड़े हो जाते थे, अपने हक मांगने के लिए खड़े हो जाते थे। तो यानी लाला लाजपत राय की इतनी लोकप्रियता थी, लोग अंग्रेजों को लगभग 6 या 7 महीने बाद इनकी लोकप्रियता देखने के कारण वो छोड़ना पड़ा था। 9 मई 1907 को बर्मा किसे भेज दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किसे पंजाब विभाजन का विरोध किया था? यानी हरियाणा गठन के हुआ था उससे पहले किसने पंजाब विभाजन, यानी पंजाब का टुकड़े नहीं होना चाहिए, यानी पंजाब से कोई अलग राज्य नहीं बनना चाहिए, इसका विरोध किसने किया था? तो हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी। हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी। तो किसने विरोध किया था? तो पंजाब विघटन का, यानी पंजाब विघटन का विरोध किसने किया था? तो ये इन सभी ने इनका विरोध किया था, भाई पंजाब का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये सही है आपका, तीनों के तीनों ऑप्शन रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल है? यानी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल है? क्वेश्चन पूछा भी गया है, शायद स्टाफ नर्स या एमपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय ये किस नंबर के राज्यपाल है? तो 18वें, यानी 18वें नंबर पे हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो श्री धर्मवीर सिंह, श्री धर्मवीर सिंह। आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहेगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल तो ओपी वर्मा, यानी ओपी वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ओपी वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? विधानसभा अध्यक्ष सन्नू देवी, किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी सन्नू देवी रहेगी। और आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 3 बार लगा। पहली बार कब लगा था? 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा था। आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार लगा है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब लगा तो 1967 के अंदर, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। शिलादित्य, देखो क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा के पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे आज के शिलादित्य से संबंध जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे के सारे करवा देता हूं। यानी किस शासक को शिलादित्य के रूप में जाना जाता है वो आपको देखना है।
राज्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, हर्षवर्धन और आदित्यवर्धन। तो शिलादित्य किस शासक को कहा जाता है? शिलादित्य कौन सा शासक रहेगा? तो राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। तो राजा हर्षवर्धन की बात करें ना, तो ये किस वंश से था? तो पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से। आज पुष्यभूति वंश के सारे आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? तो पुष्यभूति खुद ही पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति ही थे। अगर पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम आ जाए तो वर्धन वंश। वर्धन वंश किस वंश का दूसरा नाम है? तो पुष्यभूति वंश का ही नाम रहेगा। पुष्यभूति ने जो थानेसर के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया था, स्थानेश्वर में। स्थानेश्वर में महादेव शिव मंदिर, महादेव शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पुष्यभूति ने ही किया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण किया था सदाशिव राव भाऊ ने। सदाशिव राव भाऊ ने किया था, जो मराठा सरदार थे। ठीक है, यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति थे। शिलादित्य किसे कहा जाता है? राजा हर्षवर्धन को। और 1014 में कहते हैं, 1014 के अंदर एक लुटेरा आया था, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी एक लुटेरा, ठीक है, तुर्क शासक, ये अरब से आया था। तो इसने क्या किया था? 1014 के अंदर कहते हैं यहाँ से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लूट के ले गया था। कहां से? थानेसर से। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति थानेसर से लूट के ले गया था अपने साथ। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। अगर इनकी राजधानी आती उस समय कौन सी थी? थानेसर थी। थानेसर इनकी राजधानी रहेगी। अब इंपॉर्टेंट राजा कौन सा था पुष्यभूति में? सबसे पहले बात करते हैं प्रभाकरवर्धन की। प्रभाकरवर्धन पुष्यभूति वंश का एक राजा था, प्रभाकरवर्धन। प्रभाकरवर्धन की शादी होती है यशोमती से और इनकी 3 संतान होती है। प्रभाकरवर्धन प्रभाकरवर्धन की शादी किससे होती है? यशोमती से। और इनकी 3 संतान होती है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। यानी 3 संतान होती है। सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन। ठीक है, प्रभाकरवर्धन के समय में इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन पूछा गया था प्रभाकरवर्धन के समय में पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी थी? तो थानेसर थी, हरियाणा की कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ठीक है, और 605 ईस्वी के अंदर क्या होता है? एक विद्रोह होता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए प्रभाकरवर्धन किसे भेजते हैं? राज्यवर्धन को भेजते हैं। और बाद में राज्यवर्धन जब वो विद्रोह दबा कर वापिस आते तो उसे पता लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माता इसके पिता के साथ सती हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है? राज्यवर्धन राजा बनता है। लेकिन राजा बनते ही इसकी क्या होता है? जो राजश्री होती है ना, इसकी शादी किसके साथ की जाती है? इसकी शादी की जाती है गिरह वर्मा के साथ। यानी किसके साथ की जाती है? गिरह वर्मा के साथ इसकी शादी की जाती है। लेकिन गिरह वर्मा को मालवा का शासक होता है देवगुप्त। मालवा का शासक देवगुप्त। ये क्या करता है? ये गिरह वर्मा की हत्या कर देता है। गिरह वर्मा की हत्या कौन करता है? मालवा का शासक देवगुप्त। इस बात का पता किसे चलता है? राज्यवर्धन को चलता है। ठीक है, राज्यवर्धन क्या करता है? इसका बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर देता है। लेकिन देवगुप्त का एक दोस्त होता है शशांक। शशांक जो गौड़ वंश से था, जिसने बौद्ध वृक्ष को कटाया था, शशांक। शशांक ने देवगुप्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को कहता है कि मेरी बहन की शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अपने घर बुलाता है और धोखे से किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद में कौन बनता है? राजा हर्षवर्धन, जिसे शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन राजा बनता है और हर्षवर्धन राजा बनते किसकी मृत्यु करता है? शशांक की मृत्यु करता है। फिर अपनी बहन को भी ये खोजता है और इसकी बहन कहते हैं गिरह वर्मा के साथ सती नहीं हो पाती है, तो ये जंगल में चली जाती है। कुछ वो क्या आपको बताएगी? भाई देवगुप्त बंदी बना के ले जाता है, तो अपनी बहन को छुटाता है और उसे समझाता है सभी अपने घर के सभी है वो चले गए हैं, लेकिन हम दोनों भाई बहन ही बच्चे हैं, तो आपको सत्य नहीं होना है। तो इन्हीं सबसे प्रतापी राजा आ जाए हिंदू शासन में। सबसे सम्राट, सबसे बड़ा सम्राट कौन सा था? तो हर्षवर्धन था, अंतिम। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल कराता हूँ।
राजा हर्षवर्धन जिसे का क्या कहा जाता है? शिलादित्य हर्षवर्धन। जिसका जन्म होता है 590 ईस्वी में। ठीक है। राजधानी कौन सी थी? तो इनकी थानेसर थी। और दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। दूसरी राजधानी कौन सी बनाया था? कन्नौज को बनाया था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी रहता था बाणभट्ट, जिसने कौन सी पत्रिका, कौन सी रचना थी इसकी? हरिश्चरित इसकी रचना रहेगी। और हर्षवर्धन खुद भी एक रचनाकार था, यानी काव्यकार था। जिनकी कौन सी थी? प्रियदर्शिका। नागानंद, ये किसकी रचना थी? तो ये राजा हर्षवर्धन की रचना थी। और क्या क्या पूछा जा सकता है? हाँ, राजा हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है, हवेनस्वांग। चीनी यात्री हवेनस्वांग 629 ईस्वी में ये भारत के अंदर आता है, लेकिन हरियाणा की बात करें 634 से 644 तक हरियाणा में रहता है। और इनकी एक रचना थी सीयू की। ठीक है, सीयू की इनकी रचना थी। किसकी? हवेनस्वांग की। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और चीनी यात्री हवेनस्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हवेनस्वांग को कहा जाता है। 634 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है। 634 ईस्वी में किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध होता है। और पुलकेशिन द्वितीय किस नदी के किनारे होता है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। और यह युद्ध कौन जीत जाता है? पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। और हार कौन जाता है? हर्षवर्धन हार जाता है। इसका जो प्रमाण है, यानी जो साक्ष्य वो के हाथ से मिले हैं, ए ओल अभिलेख से। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ए ओल अभिलेख से इसके प्रमाण मिलते हैं। ए ओल अभिलेख से इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यानी ए ओल अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। और बाणभट्ट के दरबारी कवि थे हरिश्चरित लिखी थी। और हर्षवर्धन खुद एक कवि थे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली भी इनकी रचना रही। रत्नावली बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। चीनी यात्री कौन आया था? हवेनस्वांग आए थे। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब कुंभ के मेले की शुरुआत भी किसने की थी? कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने ही की थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा? शिलादित्य किस राजा का नाम था? तो हर्षवर्धन का नाम था। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। मैंने कोशिश की मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। लगातार मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। तो 17 तारीख को एग्जाम है। इससे पहले आपको 15 क्लास मिलेगी। और ये क्लास तो हमारी चलती रहेगी। और जो मैंने आपको बताया भी, हरियाणा के कंप्लीट युद्ध, हरियाणा में कौन कौन से युद्ध हुए थे, उसकी कंप्लीट वीडियो आपको दी जाएगी। और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको, मेरे को टाइम मिलते ही हो सकता है नेक्स्ट संडे तक आपको 4 या 5 घंटे की मैराथन क्लास भी देने की कोशिश करूंगा। हरियाणा जीके का नंबर नहीं कटना चाहिए। कहीं भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपके नंबर नहीं कटना चाहिए। मैं ये नहीं कहता इसी चैनल पर पढ़ो। आपको जो चैनल अच्छा लगे, जो बुक्स अच्छी लगे वो पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। सक्सेस आपके पास होगी, आपके पास नौकरी होगी, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। चाहे आप कितनी भी डिग्रियां ले लेके बैठ जाओ, जब तक आपके पास नौकरी नहीं है कोई भी इज्जत नहीं करता। देख सकते हो किसी ने बीएड एमए क्या क्या पता नहीं कितनी एमए कर रखी है, लेकिन जो बंदा आज चाहे वो 10वीं पास हो चाहे +2 पास हो, ग्रुप डी में लगा होना, उसकी इज्जत ज्यादा है, लेकिन डिग्री वाले की नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होनी हर इंसान के पास जरूरी है। तो मेहनत करते रहिए। जो बच्चा मेहनत करेगा वो अलग दिखेगा सबसे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आशा करूंगा भाई आप लगातार पढ़ रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।